वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अब आपको प्रत्येक दिन हमारे चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स आप लोग के लिए। तो अगर फ्रेंड्स आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले फ्रेंड्स, ताकि प्रत्येक दिन आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए, मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 है, तड़ित चालक किससे निर्मित होता है। तो तड़ित चालक जिसका खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये भी याद रखिएगा, सवाल ये भी पूछा जाता है कि तड़ित चालक का खोज किसने किया था, आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो जो तड़ित चालक है वो किससे बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तांबा का बना होता है। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है, जिम जिम जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिलगोजा को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है। ऑप्शन ए में रेनगेज, बी में नेफेस्कोप, सी में एनीमोमीटर, डी में हाइड्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करें आप लोग फ्रेंड्स। तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो नेफोस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। सवाल नंबर 8 है फ्रेंड्स कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है। तो देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से अगर जो पूछा जाए तो पेड़ पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फ्रेंड्स उसका पुष्प होता है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जेंटाइट से किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने है फ्रेंड्स कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। ऑप्शन ए में कंकाल, बी में संयोजी, सी में जनन और डी में तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका। यानी जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 आपका है फ्रेंड्स कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है, गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल कितना होता है। तो कितना होता है फ्रेंड्स, तो जो गुंजहीन हॉल होता है उसका अनुरणन काल 0 होता है, यानी 0 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो किसके द्वारा कहा गया है, बेटसन के द्वारा कहा गया है। सवाल एक बार फिर से सुने कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, तो बेटसन के द्वारा कहा गया है। ऐसे फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडले को कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडले को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ सवाल है फ्रेंड्स कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, तो बेटसन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है।
तो देखिए राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपका जो NNP है इसमें आपको अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 को देखिए, तांबा का शत्रु तत्व कौन होगा? गेस करिए फ्रेंड्स, तांबा का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कार्बन, बी में है नाइट्रोजन, सी में हाइड्रोजन, डी में गंधक। तो देखिए गंधक को है जो तांबा का शत्रु तत्व कहा जाता है। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 17 है फ्रेंड्स कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आपका लोगो है जो फ्रेंड्स शेर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डेवी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डेवी ने कहा था हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपका है फ्रेंड्स कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में देहरादून, डी में मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो भारत का जो मूल संविधान है वो आपको देहरादून से प्रकाशित किया गया था। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, क्या होगा? वही रहेगा, अधिक लंबा होगा, अधिक छोटा होगा या गोलाकार होगा? फिर से सुनिए सवाल फ्रेंड्स कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि प्रोजेक्ट एरो, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट एरो है, इसका संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डाकघर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो डाकघर के आधुनिकीकरण से है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, राजस्थान में स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका टंगस्टन के लिए, ठीक है। राजस्थान का जो डेगाना स्थान है फ्रेंड्स वो किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो टंगस्टन। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है, इत्मादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। नूरजहां का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? कभी कभी ये पूछा जाता है, संसार की रोशनी। याद रखिएगा नूरजहां का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संसार की रोशनी। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति है जो ऑक्सीकरण कहलाती है। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 आपका फ्रेंड्स के महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था फ्रेंड्स, यानी बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। मुलायम कोयला का नाम से किन्हें जाता है? गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर मैं सही आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए में बिटुमिन्स है, बी में एंथ्रासाइट है, सी में लिग्नाइट है और डी में कोक है। तो गेस करें फ्रेंड्स, आप लोग गेस कर लिए होंगे। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिटुमिन्स को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है फ्रेंड्स कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? तो किसने कराया था फ्रेंड्स? तो एनी बेसेंट ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? एनी बेसेंट ने। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं फ्रेंड्स कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या मिलन रेखा? तो सवाल नंबर जो 28 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। देशांतर रेखा उसे कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 29 आपके सामने है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? सवाल नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉन। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, बी में लोकसभा का अध्यक्ष, सी में विरोधी दल का नेता, डी में शासक दल का मुख्य सचेतक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 है फ्रेंड्स, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधा अनुपातिक है, किसके अनुपातिक है?
कंडक्टर का प्रतिरोध किसके अनुपातिक है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लेंथ यानी लंबाई का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 को देखें कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो देखिए भारत सरकार के जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है वो आपका भारत के मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 33 को देखिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए में राष्ट्रकूट, बी में गुप्त, सी में प्रतिहार, डी में मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मौर्य, क्योंकि कौटिल्य यानी कि आपका चाणक्य हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका प्रधानमंत्री यही कौटिल्य या चाणक्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अभी शिक्षा पहले था जो आपको किस सूची में रखा गया था, राज्य सूची में, लेकिन अभी शिक्षा है जो किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय। ये भी याद रखिए, पूछा जाता है प्रश्न, शिक्षा है जो समवर्ती सूची का विषय है। तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए, साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो साबुन को जब जल में मिलाया जाता है तो जल का है जो पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स, गेस करें। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी घट जाता है, सरफेस टेंशन है जो घट जाता है। सवाल नंबर 36 को देखें कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। क्या होता है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं। सवाल नंबर 37 है फ्रेंड्स कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक रूप यह किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखिए, गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में गौंड जनजाति पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 39 है फ्रेंड्स कि संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रेपो यानी रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय किया जाता है फ्रेंड्स, तो रेपो अर्थात रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 से पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका जो हो जाएगा सरफेस टेंशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं फ्रेंड्स कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई बंदरगाह को आपको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सवाल नंबर 42 को देखें, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ठीक है इसके फ्रेंड्स 42 का हो जाएगा आपका कोलार में। ठीक है फ्रेंड्स, कोलार है जो आपको स्वर्ण उत्पादन के लिए, स्वर्ण भंडार के लिए फेमस है। तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलार। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं कि विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार या नील नदी का देन कहा जाता है। तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। सवाल नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं फ्रेंड्स कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। सवाल नंबर 44 है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विकिरण। ठीक है, बाकी संवहन चालन इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है जबकि विकिरण में नहीं पड़ती है। यानी ऊष्मा के स्थानांतरण कि किस विधि में माध्यम की आवश्यक नहीं है, तो विकिरण विधि में नहीं है। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है। क्या होता है, लेनदार होता है, देनदार होता है, एजेंट होता है या ट्रस्टी होता है। तो देखिए जो आपका ओवरड्राफ्ट खाता होता है उसमें ग्राहक होता है जो बैंक का क्या होता है, तो देनदार होता है। 45 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए, सदाबहार वर्षा वन
कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा देश में फ्रेंड्स? तो जहाँ अधिक वर्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील में आपको सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखते हैं कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। देखिए, माओरी एक प्रकार की जनजाति है, वो किस देश में रहता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। 47 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं। सवाल नंबर 48 है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, द्रव चालित ब्रेक है जो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सवाल नंबर 49 को देखते हैं। सवाल नंबर 49 है, फिर प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो देखिए, प्रथम कृषि गणना आपको 1970 में की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, 1970-71 के सत्र में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो 1970 में। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो गेस करें, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या अंटार्कटिक रेखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के मकर रेखा गुजरती है। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखते हैं। सवाल नंबर 51 है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन करता है फ्रेंड्स, या कौन है? तो 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 52 को देखते हैं कि इथिलीन से पॉलीथीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 52 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बहुलकरण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथिलीन से पॉलीथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बहुलकरण है। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है? कौन सा देश में फ्रेंड्स? गेस करें। तो अधिक सक्रियता आपको जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। चलिए सवाल नंबर 54 को देखते हैं कि सीफ, ठीक है फ्रेंड्स, सीफ का निर्माण किससे होता है? देखिए, सीफ ये है जो एक प्रकार की स्थलाकृति का नाम है। तो किससे बनता है फ्रेंड्स? तो सीफ जो का निर्माण होता है पवन के द्वारा होता है। यानी सवाल नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सीफ होता है फ्रेंड्स, इसकी आकृति कैसी होती है? तो नवचंद्रकार की होती है और पवन के द्वारा सीफ का निर्माण होता है। सवाल नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 55 को देखते हैं। सवाल नंबर 55 है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 55 का जो ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो क्रोमियम है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। सवाल नंबर 56 है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, किस पे निर्भर करती है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। सवाल नंबर 57 को द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो देखिए, इसको आज जो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगर पूछा जाए द्वैध शासन बंगाल में किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था फ्रेंड्स, लेकिन उसे समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 58 को देखिए कि वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। 58 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखते हैं। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो जो सेंट लुइस है फ्रेंड्स, सेंट लुइस शहर है जो आपका मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए में राजेंद्र चोल, राज द्वितीय, राज प्रथम, राजराज द्वितीय। यहाँ पर दो हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज प्रथम ने शुरू किया था। सवाल नंबर 59 फिर एक बार से सुने फ्रेंड। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपका टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। 59 इसमें भी है, 59 यहाँ पर 60 होना चाहिए, यहाँ पे 60 होना चाहिए।
तो सवाल है फ्रेंड्स कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राज प्रथम ने शुरू की थी। सवाल नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 60 महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स। मैंने जैसा बताया था कि आपको प्रत्येक दिन आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।